पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने के लिए कई जहाज चीन की पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उन जहाजों के मालिक किसी न किसी तरह से चीन से कोई कनेक्शन जोड़ने में लगे हुए हैं, उसका झंडा लगा देते हैं ताकि ईरान उनके जहाजों पर हमला ना करे और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर लें। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया था तब उसने सिर्फ चीन के जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत दी थी, यह ऐलान किया था। जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया था। पश्चिमी देशों के जहाजों के वहां से गुजरने पर रोक लगा दी थी, लेकिन चीन के जहाजों को उसने छूट दी थी क्योंकि युद्ध के दौरान चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिखा और दावा किया गया कि इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले कई जहाज चीन की पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ईरान के हमलों से बचने के लिए जहाजों के मालिक अपना कनेक्शन चीन से जोड़ रहे हैं या उसका झंडा लगा देते हैं। दावा किया गया कि कुछ जहाज उसके चालक दल में चीन के नागरिक होने का दावा कर रहे हैं कि हमारे तो चालक दल में चीन के नागरिक हैं, जबकि कुछ जहाजों के तो मालिक ही चीन के नागरिक बताए जा रहे हैं कि ये है ही जहाज चीन का। इसके अलावा कुछ जहाजों पर चीन के झंडे लगा लिए हैं ताकि ईरान उन जहाजों को चीन के जहाज समझकर छोड़ दे और उन जहाजों पर हमला न करे। दावा किया गया कि पिछले एक हफ्ते में 30 जहाजों ने चीन से अपना कनेक्शन बताकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर लिया। इधर ईरान के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि जंग के दौरान अकेले तेहरान में ही 450 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमले में अकेले तेहरान के अंदर 460 लोग मारे गए और 4300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद पूरे ईरान में 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। खबर है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में मौजूद एक फैक्ट्री पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। यूएई के मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में कोई घायल नहीं हुआ। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक इराक के किरकुक प्रांत में मौजूद पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इराक के जॉइंट ऑपरेशन कमांड ने इसकी निंदा की और इसे इराक पर हमला बताया। 2014 में आतंकी संगठन आईएसआईएस का मुकाबला करने के लिए पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को बनाया गया था। उधर इराक ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि वो हमले के लिए उसकी जमीन या आसमान का इस्तेमाल न करे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इराक के प्रधानमंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई और इस दौरान इराक के प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया कि हमलों के लिए इराक को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल न किया जाए। यानी इराक की जमीन को उसके पड़ोसी देशों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। इराक के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की और साफ कर दिया यह जंग उसकी नहीं है, वो ईरान पर जंग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे इस जंग में घसीटने की कोशिश न की जाए। इस दौरान उन्होंने इस बात का विरोध भी जताया कि इराक की सीमा को बिना इजाजत के इस्तेमाल किया गया, इराक की सीमा के अंदर के इलाके को, मतलब इराक की सीमाओं का उल्लंघन किया गया और इराक की जमीन से उसके पड़ोसी देशों पर हमला किया गया, यानी ईरान पर। यही वजह रही कि इराक ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया और युद्ध की आग को अपनी सीमा के अंदर घुसने से रोकने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ इराक में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला हो गया। ईरान की आईआरजीसी सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। आईआरजीसी ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर 5 मिसाइलें दागने का दावा किया। यह हमला इराक में मौजूद अमेरिका के अल हरीर सैन्य ठिकाने पर हुआ। वहां अमेरिका का सैन्य ठिकाना है और इस सैन्य ठिकाने को वहां अमेरिकी सेना का मुख्य केंद्र माना जाता है। उधर ईरान युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हो गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हमलों में सीधे शामिल होने की नीयत से नहीं आता दिखा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि उनका देश पश्चिम एशिया में निगरानी विमान तैनात करेगा, यानी ऐसे विमान जो युद्ध में सर्वेलेंस का काम करेंगे। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो यूएई को खतरनाक मिसाइलें भी भेजेंगे, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद से ही यूएई में लगातार ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के हमले हो रहे हैं। यूएई का आरोप है कि ईरान की फौज वहां सैकड़ों मिसाइल और 1000 से भी ज्यादा ड्रोन हमले कर चुकी है, जबकि ईरान का दावा है कि उसके सैनिकों ने यूएई पर हमले नहीं किए हैं। ईरान का कहना है वो तो सिर्फ अमेरिकी सेना के अड्डों को निशाना बना रहा है और यूएई में भी जो हमले वो कर रहा है वो वहां मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर कर रहे हैं। लेकिन यूएई में ईरान के इन हमलों की वजह से वहां दहशत के हालात बन गए। इन्हीं हालात में ऑस्ट्रेलिया ने यूएई की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया जल्द ही यूएई को मिसाइलों की खेप भेजेगा।
जानकारी के मुताबिक वो मिसाइलें हवा से हवा में वार करने वाली होंगी, यानी उन्हें लड़ाकू विमानों से दागा जा सकेगा। और एंटनी एल्बनीज ने यह भी साफ कर दिया कि यूएई की जो मिसाइलें दी जाएंगी वो सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए होंगी। मतलब उनका इस्तेमाल यूएई किसी और देश पर हमला शुरू करने के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ अपने ऊपर हो रहे हमले की सूरत में अपने बचाव में वो मिसाइलें इस्तेमाल कर सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया ईरान से भिड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। युद्ध में वो सीधा नहीं उतरेगा और ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारने का तो उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने वहां अपना सर्वेलेंस विमान भेजने की घोषणा कर दी, यानी ऐसा विमान जो आसमान से युद्ध से जुड़ी जानकारियां जुटाकर दे सके। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसे भी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया, क्योंकि पश्चिम एशिया के कई देशों में ऑस्ट्रेलिया के कई नागरिक भी काम के सिलसिले में रहते हैं और उस इलाके में फैल चुकी इस जंग की वजह से वहां ऑस्ट्रेलिया के भी सैकड़ों नागरिकों के फंसे होने की खबरें हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इसे ईरान के खिलाफ जंग में कूदने वाला कदम नहीं बता रहा, भले ही वो अमेरिका के सहयोगी देशों में शामिल हो, लेकिन ईरान जंग में सीधे शामिल होने से उसने दूरी बना रखी है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के वो भी खिलाफ रहा है। अमेरिका और इजराइल की ही तरह ऑस्ट्रेलिया भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बता चुका है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया पश्चिम एशिया से बहुत दूर है। ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच हजारों किलोमीटर का लंबा चौड़ा फासला है। ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर के बिल्कुल एक छोर पर उसके दक्षिण पूर्वी कोने पर मौजूद है। वहां से ईरान की धरती करीब 9,500 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी पश्चिम एशिया में हो रहे मिसाइल धमाकों से ऑस्ट्रेलिया को सीधे सीधे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसने इसे ऐसे दिखाया कि इस जंग की वजह से पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में रह रहे ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों पर भी खतरा मंडराने पर वो उनकी सुरक्षा में अपना रोल निभाने के लिए यह मदद भेज रहा है। एक अनुमान है इन देशों में 1 लाख से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के नागरिक रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तो यूएई में है, वहां करीब 24,000 ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक रहते हैं, कुवैत में भी काफ़ी हैं, बहरीन में भी हैं, कतर में भी ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं। युद्ध की वजह से बाकी लोगों की तरह उनकी भी सुरक्षा पर खतरा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान इन सभी देशों में बमबारी कर चुका है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जंग की वजह से पश्चिम एशिया में फंसे अपने लोगों को निकालने का काम भी तेज कर दिया। इसके साथ ही वहां निगरानी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने जासूसी विमान को भी भेजने का फैसला कर लिया और वो यूएई को मिसाइलें भी देगा। इधर ईरान जंग के बीच तुर्की की सुरक्षा के लिए सैन्य संगठन नेटो ने वहां के मलात्या प्रांत में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। तुर्की भी नेटो में। बताया गया इस सिस्टम का मकसद तुर्की को ईरान के संभावित हमले से बचाना है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही आरोप लगाया गया था कि ईरान ने नेटो के सदस्य देश तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। उस वक्त दावा किया गया था कि ईरान की उन मिसाइलों को बीच में ही रोककर उन्हें नाकाम कर दिया गया। लेकिन उन हमलों के बाद तुर्की पर मंडरा रहे खतरों को देखते हुए नेटो ने तुर्की के मलात्या प्रांत में दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में एक माने जाने वाले पेट्रियट की तैनाती कर दी, ताकि भविष्य में ईरान की तरफ से अगर कोई हमला हो तो उसका जवाब दिया जा सके। मलात्या में पहले से ही नेटो का सैन्य बेस है। नेटो अमेरिका की अगुवाई वाला 32 देशों का सैन्य संगठन है, जिसमें कई देश मिलकर सुरक्षा के लिए एक दूसरे की मदद करने का भरोसा देते हैं। इसके तहत इस संगठन के किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो इसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। इन नियमों के तहत ही तुर्की में अमेरिका के इस खतरनाक हथियार को भेज दिया गया। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान या ड्रोन को हवा में मार गिराने की क्षमता है। इसमें लगा रेडार दुश्मन के हथियार की दूर से ही पहचान कर लेता है, फिर इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़कर उसे नाकाम कर देता है। उधर जंग के दौरान पश्चिम एशिया से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ब्रिटेन ने नौसेना का जहाज भेजने का फैसला ले लिया। ईरान जंग के बीच ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के देशों में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए नौसेना का जहाज भेजने की तैयारी कर ली। खबर है कि उस जहाज को भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में तैनात किया जाएगा, ताकि पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों से सुरक्षित निकाले गए ब्रिटेन के लोगों को अपने देश पहुंचाया जा सके। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान के 1900 से ज्यादा सैनिकों और जवानों को जंग में मार गिराया। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। तभी से इजरायली सेना ईरानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाने में जुटी है। ईरान ने बहरीन के एक इमारत पर ड्रोन अटैक किया। इसके बाद वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। दावा किया गया कि इमारत में अमेरिका के सैनिक ठहरे हुए थे।